सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरा को। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीना के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे ज्यामितीय, जो ग्राफीय जिसको बोलते हैं, ग्राफीय वृद्धि या आलेखीय वृद्धि। तो इसको हल कैसे करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जब ज्ञात करते हैं तो 3 रेखाएं सामने आती है। एक आती है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा जो इस प्रकार से होता है, एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है, एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है। उसके बाद में समपाती रेखा, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं में देखेंगे कि एक रेखा एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा गुजरती है, तो इसको हम समपाती बोलते हैं। इसको कौन सी बोलते हैं? समपाती रेखा बोलते हैं। इसको प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और तीसरा नंबर जो रेखाएं है उसको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। समांतर रेखा जो एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसकी स्थिति जानेंगे हम कि यह प्रतिच्छेदी रेखा आता है, समपाती रेखा आता है या समांतर रेखा आता है। यदि प्रतिच्छेदी रेखा आता है तो x और y मतलब सेब और अंगूर का दाम पूरा निकल जाएगा। समपाती रेखा आता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और समांतर रेखा आएगा तो कोई हल नहीं होगा। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। इसके बाद में समपाती रेखा का इसका अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल। और अगर समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से हम तीनों रेखाएं के बारे में बारी बारी से चर्चा कर चुके हैं। यह तो समझ में आ गया कि कौन सा रेखा आएगा तो इसका क्या हल होगा और कैसा होता है प्रतिच्छेदी रेखा, समपाती रेखा और समांतर रेखा। तो इसके आगे देखते हैं कि आखिर जो सवाल दिया हुआ है इसका हल करते हैं तो वो प्रतिच्छेदी आता है, समपाती आता है या समांतर रेखा आता है। तो इसमें हल करने के लिए सबसे पहले जो इसका शर्त दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो दाम है, मूल्य है किसी दिन 160 रुपया है। तो सबसे पहले हमको 1 केजी सेब 1 केजी अंगूर का दाम निकालना है। तो मान लेंगे यहां पर, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य जो है 100 रुपया। आप x के स्थान पर a, b, c, d कोई भी चर राशि रख सकते हैं, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो इसके बाद देखते हैं सवाल दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो सबसे पहले जैसा कि हम माने हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो इसके शर्त के अनुसार 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होता है इसको लिखते हैं। तब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जैसा हम माने हैं इसके अनुसार हमारा बीजगणितीय रूप में इसका मूल्य कितना होता है देखते हैं। 2 केजी है, 2 केजी है तो 2 से x में गुना हो जाएगा। 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है तो 2 केजी का गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। मतलब
2x इसका दाम हो गया 2 केजी सेव का, और 1 केजी अंगूर का दाम देखते हैं तो जोड़ेंगे। 1 केजी और अंगूर है तो इसमें जोड़ लेते हैं, जोड़ का चिन्ह देकर 1 केजी अंगूर का दाम हमारा है y रुपया, तो यहाँ प्लस में हम लिख देंगे y रुपया। अब दूसरा का शर्त जो दिया हुआ है 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो इसको देखते हैं इसका शर्त कैसे है, तब लिखेंगे और 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 4 केजी है तो हमारा 4 से x में गुना हो जाएगा 4x, और 2 केजी अंगूर है तो 2 से y में गुना होगा 2y। इस प्रकार से हमारा जैसा कि हम माने हैं तो इसका बीजगणितीय इसका दाम हो गया, मूल्य हो गया 2x प्लस y, और इसका हो गया 4x प्लस 2y। इसके बाद में इसको हम जो समीकरण निकलता है समीकरण 1 और समीकरण 2 प्रश्न के अनुसार बनाते हैं कि कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है 2x 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न में जो दिया हुआ है हम जैसे निकाले हैं 2x प्लस y बराबर 160 रुपया, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। और पुनः प्रश्न फिर दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य यहाँ 4x प्लस 2y है, और यहाँ पर दिया हुआ है 300, तो उसके बराबर है, इसके बराबर हमारा 300 हो गया, तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार से हम इसको अब ग्राफीय वृद्धि से आलेखीय वृद्धि से हल करने के लिए 2 ठो सारणी बनाएंगे, एक समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, एक समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। तो इसके लिए सारणी बनाते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं। इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे, बॉक्स हो गया, इसमें 3 ठो खंड खींच देते हैं, 3 ठो खंड हो गया। यहां पर हम x लिखेंगे, यहां y लिखेंगे, यहां पर जो बिंदुए हैं x, y लिख देंगे, इसको x, y। यह हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 यहां पर 2x प्लस y बराबर 160 है 1 के लिए, या इसका समीकरण भी पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिए सारणी, इसके लिए सारणी तैयार हो गया। अब इस सारणी में देखेंगे कि x का मान और y का मान कैसे रखते हैं। तो यहाँ हमारा समीकरण हो गया 2x प्लस y बराबर 160। इसमें ना हमको x मालूम है ना y मालूम है, तो हमको सारणी में ज्ञात करने के लिए x और y, एक x या y का किसी एक का मान अपने मर्जी से इस प्रकार रखना है ताकि एक x का मान रखते हैं तो y का मान पूर्ण रूप में पूर्णांक में आए, ना कि बटा में आए, दशमलव में आए। अगर बटा और दशमलव में आता है तो वो भी बन जाएगा, लेकिन कोशिश जब तक करें कि पूर्णांक में आए ताकि ग्राफ खींचने में हमको आसानी हो। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 160। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब x बराबर लिखते हैं, जब x बराबर अपनी मर्जी से वही संख्या लिखना है, वही संख्या x बराबर लिखना है ताकि x से 2 में गुना हो जाए, और गुना करने के बाद बराबर 160 के बराबर में जाकर बाद में जाकर वह घटे और कम से कम आए। इस प्रकार से आए कि वह आरेख खींचेंगे, इस प्रकार से जो आरेख खिंचाएगा इस पर कहीं ना कहीं वह प्रतिस्थापित हो जाए, बैठ जाए कहीं ना कहीं, और वह आसान से आसान है। इस प्रकार से हम अपने मर्जी से लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर यदि 1 रखते हैं हम तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 1 में गुना करेंगे, इधर घटाएंगे तो हमारा बचता कितना है, 2 अगर घटता है तो 158, बहुत ज्यादा हो गया बचत इसका, क्योंकि 2 के अपेक्षा 160 बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा संख्या रखेंगे कि दोनों का कम से कम आए, दोनों लगभग में आए। तो यहाँ पर हम 40 रख देते हैं। x बराबर जब 40 रखेंगे तब
2x प्लस वाई बराबर 160 यहाँ दिया हुआ है, तो हम x के स्थान पर 40 और प्लस वाई बराबर 160 हो गया। अब 40 से 2 में गुना करेंगे, 40 दूना 80 हो गया, 40 दूना हमारा यहाँ पर 80 हो गया और प्लस y बराबर 160। अब यहाँ पर 80 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, y बराबर 160 माइनस 80, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 160 में से 80 घटाते हैं तो 80 बचेगा। मतलब हम जब x रखे हैं, x का मान 40 रखे हैं तो y का मान 80 आया है। तो यहाँ पर हम x का मान 40 लिखते हैं, y का मान 80 लिखते हैं और इस बिंदु का नाम देते हैं a बिंदु। जो आया है हमको 40,80, मतलब पहले जो आता है वह x और बाद में जो रहता है y। इस प्रकार से हमको समझ में आ गया कि एक वो निकाल लिए, एक तो हम x और y का मान, कम से कम 2 दल रखना इसमें जरूरी है, x का 2 मान आना चाहिए और y का भी 2 मान आना चाहिए, ताकि हमको आरेख पूरा खिंचा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, दूसरका रखते हैं, जब x बराबर, यहाँ फिर रखेंगे, जब x बराबर इस बार 40 के जगह पर 50 रखते हैं, 60 रखते हैं, 70 रखते हैं, इस प्रकार कुछ रखते हैं। तो यहाँ पर 40 के बाद में अब 50 रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 50 रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 50 हो गया, तो यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 160 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 इंटू x का स्थान पर 50 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 हो गया। इस प्रकार से हम गुना करते हैं, 50 दूना 100, 50 दूना 100 हो गया यहाँ पर, और प्लस y बराबर 160। इस 100 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 160 माइनस 100, y बराबर 160 में से 100 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 60। मतलब दूसरका बार में हम x रखे हैं 50, तो हमको प्राप्त हुआ है y का मान 60। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 और यहाँ पर लिख देंगे 60, बिंदु B 50, 60। इस प्रकार से समीकरण 1 के लिए जो सारणी था वह तैयार हो गया। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, इसके लिए भी वैसा ही सेम 3 ठो खंड खींचते हैं हम इसमें, जिसमें x और y रखेंगे, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ x, y लिखेंगे। इसका समीकरण जो दिया हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 300, तो यहाँ पर लिखते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। इसमें अब हम मान लिखेंगे, इसका मान कितना होता है, जब x बराबर, उसी प्रकार से जैसा कि फर्स्ट समीकरण के लिए लिखे हैं, x बराबर वह संख्या रखेंगे ताकि 4 में गुना होगा और बराबर के बाद में जाने के बाद 300 में से घट जाएगा। फिर 2y दिया हुआ है, तो 2y से जाकर जो घटा हुआ मान रहेगा उसमें 2 से भागा होगा और लगभग कम से कम में आए, ताकि आरेख खींचने में हमको आसानी हो। तो यहाँ पर हम 4 के x के स्थान पर 40, 50, 60 कुछ ऐसा रखते हैं, तो 40 ही रख देते हैं। जब x बराबर हम यहाँ पर 40 रखते हैं तो 4 गुने 40 और प्लस 2y बराबर 300 प्राप्त हुआ। 4 गुने 40 प्लस 2y बराबर 300। इसके बाद में 4 से जब 40 में गुना करेंगे तो 160 और प्लस 2y बराबर 300 हो गया। 160 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर 300 और माइनस 160। इसके बाद में 2 गुना के साथ में है, इसको घटा के पहले लिखते हैं, जैसा है 2y लिख दिए। 300 में से 160 घटेगा तो 140 बचेगा, तो 140 लिखेंगे। 2 गुना में है y के साथ में, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो y बराबर 140/2 कटा देंगे इसको। y बराबर हमको प्राप्त हुआ 70। 2 से 140 में जब भागा करेंगे तो 70। जब x हम 40 रखे हैं तो y हमारा यहाँ पर 70 है, तो यहाँ 40 लिखते हैं, y के स्थान पर 70। इस बिंदु का नाम देते हैं C, 40,70। इस प्रकार से हम दूसरा का मान लेते हैं। समीकरण 2 के लिए x का दूसरा मान लिखते हैं, अपने मर्जी से ही लिखना है। जब 40 लिखे हैं, इसके बाद में 50 लिखेंगे, 60 लिखेंगे, 70 लिखेंगे, जो भी मर्जी करेगा उसको लिख देंगे। अगर x बराबर यहाँ पर जब लिखते हैं, जब x बराबर
40 के बाद में 50 लिखो या 60 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब 60 लिखते हैं तो यहाँ हमको प्राप्त कितना होता है 4 गुने 60 प्लस 2i बराबर 300 हो गया। इसके बाद में 4 से जब 60 में गुना होगा 6 चौका 24 240 और प्लस 2i बराबर 300। अब 240 बराबर के इस साइड में प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2i बराबर 300 माइनस 240। 2i बराबर 300 में से 240 घटेगा तो हमको प्राप्त होगा 60। अब यहाँ पर 2 गुना में बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में, मतलब 60/2 कटाएंगे इसको। y बराबर हमको प्राप्त हुआ 30। जब x बराबर 60 रखें तो y बराबर हमको 30 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम 60 लिखते हैं और यहाँ पर 30 लिखते हैं। बिंदु D के लिए 60,30। इस प्रकार से हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 के सारणी में 4 बिंदु प्राप्त हुए, बिंदु A, B और C और D। इस प्रकार 4 बिंदु। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं इसके लिए। तो ग्राफ को कैसे खींचेंगे इसको देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर हम एक रेखा खींच दिए, दूसरा रेखा इसे खींचेंगे, इसका नामकरण करेंगे, थोड़ा बड़ा खींच देते हैं, इतना बड़ा खींच देते हैं। दूसरा यहां से खींचते हैं, इसका नामकरण करते हैं, y हो गया और नीचे y डैश हो जाएगा। जो प्लस में रहता है y रहता है, पहला नंबर देंगे, और जो माइनस में, नीचे माइनस होता है, बाएं साइड माइनस होता है, दाहिने साइड प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है। तो इस प्रकार से हम y लिखेंगे, y डैश लिखेंगे, इधर x लिखेंगे और इस साइड में x डैश लिखेंगे। जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको मूल बिंदु बोलते हैं और इसके आगे प्लस में है और हमारा मान सभी प्लस में ही आया है। तो प्लस का संख्या अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो अंतराल होता है कैसे लिखेंगे, यहाँ मान देखने के बाद हम अंतराल लिखेंगे, मान जो है दिया हुआ है उसका अंतराल लिखेंगे। अब यहाँ पर 40, 80, 50, 60, 40, 70, 60, 30 इस प्रकार से हमारा मान आया है। तो यहाँ पर जब हम 1, 2, 3 करके लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस प्रकार से हम 80 तक पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कॉपी का साइज बहुत छोटा होता है और उतना बड़ा नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम अंतराल लेते हैं। सभी 10 के पहाड़ा में दिखाई दे रहा है तो 10 का अंतराल लेते हैं, मतलब एक बिंदु 10 के बराबर है। दूसरा का 20 हो गया, तीसरा का 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80। और इसका जो अंतराल होना चाहिए एकदम बराबर बराबर होना चाहिए, जैसा कि ग्राफ के कॉपी में बताया जाता है, जो लिखा रहता है ग्राफ के कॉपी में उसके अनुसार ही। और ऊपर भी प्लस में है, इसको +10 देते हैं। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी संख्या अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर तो यह प्लस में ही रहता है जब तक कि इसमें चिन्ह न लगे। यह यदि चिन्ह लग गया तो माइनस में जाएगा, नहीं चिन्ह है तो वह प्लस में ही रहेगा। 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब बिंदु 1 नंबर बिंदु देखते हैं कि समीकरण 1 का जो सारणी हम लोग बनाया है, इसका बिंदु नंबर 1 में लिखा हुआ है a में x बराबर 40 है, y बराबर 80 है। तो यह x का रेखा है, इसको हम x बोलते हैं। तो इसमें 40 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ 40 है, और y कितना दिया हुआ है 80, तो y ऊपर है तो 80 यहाँ पर दिया हुआ है। इस दोनों बिंदु को मिलाने के लिए हम डॉट डॉट देते हैं, 40 तक पहुँचते हैं डॉट डॉट देते हुए यहां तक पहुंचे। यह इसका मूल बिंदु हो गया, यहां पर हमारा मिला बिंदु A। और बिंदु B दिखते हैं कि बिंदु B में दिया हुआ है x 50, x 50 यहां पर है और y 60 यहां पर है, तो इसको भी हम मिलाते हैं, 50 और 60 को मिलाते हैं। इस प्रकार से हमारा यहां पर मिलाया, इसको हम खींच देते हैं, इस पर एक आरेख खींच देते हैं, रेखा एक खींचते हैं, इसको मिलाते हैं एक दूसरे को। और इस बिंदु का नाम भी दे देंगे, बाद में देंगे, पहले दूसरा का नंबर सारणी के लिए भी हम बिंदु रखकर और मिला लेते हैं। दूसरा का नंबर बिंदु के लिए C में देखते हैं, x 40 है, x 40 हो गया और y 70 है जो यहाँ पर है, यहाँ पर y 70 है, यहाँ पर मिल रहा है बिंदु C। इसके बाद में D बिंदु देखते हैं, x 60 है, यहाँ पर 60 है और y 30 है, 30 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि यहाँ पर है, यह बिंदु यहाँ पर है। इसको अब मिलाकर देखते हैं, इस प्रकार से हम मिलाते हैं इसको, तो यह एक दूसरे के समांतर जाती हुई रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर जाती हुई रेखा है। तो यहाँ पर मिल रहा है यह बिंदु, और इसका नाम देते हैं, बिंदु ए जो दिया हुआ है, बिंदु ए है 40 और 80, ये बिंदु 40 और 80। बिंदु बी है, बी 50 और 60 है। बिंदु सी है, सी हमारा यहाँ पर आया है, सी बिंदु हमारा हो गया 40 70। बिंदु डी दिया हुआ है, यहाँ पर है बिंदु डी, इसका नाम देते हैं, बिंदु डी जो दिया हुआ है 60 30। इस प्रकार से हम बिंदु को भी यहाँ पर लिख दिए। इसके अलावा अगर रेखा की पहचान नहीं हो रही है कि कौन सा रेखा किस समीकरण का है, तो इसके लिए भी हम समीकरण लिख देंगे कि कौन सा समीकरण का है। इस समीकरण 1 का हो जाएगा या समीकरण 2 का हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण, पूरा समीकरण भी लिख देंगे। अब देखते हैं कि यह हमारा समांतर रेखा है, तो इसका हमारा कोई हल नहीं होगा, मतलब x और y का मान नहीं आएगा कि कितना हुआ, तो समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता। यही रेखा अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता तो उसका अद्वितीय एक हल होता। अगर समपाती होता, जैसा कि पहले बताए हैं, समपाती होता तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको, रेखाएं समानांतर है। रेखाएं कौन चीज है? समानांतर है। इस प्रकार से हमारा आरेखीय वृद्धि से इस प्रश्न का हल हुआ।